दिस इज सूरज भारद्वाज। वेलकम टू एसएनएस स्टडी। आज हम लोग केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ने वाले हैं फ्रेंड, स्टेट एंड मैटर्स का पार्ट 2। इसका पहले एक वीडियो आ चुका है फ्रेंड स्टेट एंड मैटर्स पे, तो अगर आप उसको नहीं देखें तो जाके देखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट उसमें बताया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंड पदार्थ में होने वाली परिवर्तन। जो फ्रेंड पदार्थ में जो परिवर्तन होता है, जो उसका मैटर्स में जो परिवर्तन होता है, हम लोग उसको आज देखने वाले हैं फ्रेंड। बेसिकली पदार्थ में दो ही टाइप का परिवर्तन होता है, एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। कौन कौन दो परिवर्तन होता है फ्रेंड? तो आपको याद रखना है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। फ्रेंड पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन है क्या। वीडियो को पॉज कीजिए फ्रेंड और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। तो फ्रेंड अब आप लोग समझिए कि भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो फ्रेंड भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को एकदम सिंपल वर्ड में समझाता हूँ। फ्रेंड आपको याद रखिए कि जो मिल जाए वो भौतिक और ना मिले वो रासायनिक। यानी जो परिवर्तन होने के बाद, जो अभिक्रिया होने के बाद जो मिल जाता है, अगर हमको वापस वही मिल जाए तो क्या है फ्रेंड? भौतिक परिवर्तन। जैसे पानी से बर्फ बनना, तो एक बार फ्रेंड बर्फ बन गया तो फिर से कुछ देर बाद अगर उसमें उसको हीट दे दिया जाए तो फिर से पानी बन जाएगा। लेकिन फ्रेंड रासायनिक परिवर्तन में एक बार अगर परिवर्तन हो गया तो फिर वापस वो नहीं मिल पाएगा। जैसे अगर फ्रेंड यहाँ पे है, जैसे एक एग्जांपल है मक्खन का खट्टा होना। अगर एक बार फ्रेंड मक्खन खट्टा हो गया या फिर भोजन खराब हो गया तो फिर से उसको वापस नहीं लाया जा सकता है। या फ्रेंड खाना का पचना, अगर खाना एक बार पच गया तो फ्रेंड उसको हम लोग खा लिए तो फिर से उसको वापस उसी फॉर्म में नहीं लाया जा सकता है। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड कि मिल जाए वो भौतिक और ना मिले वो रासायनिक। जो हमको वापस मिल जाता है फ्रेंड परिवर्तन के बाद, उसको हम लोग चाहे तो फिर से उस फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं परिवर्तन के बाद, तो है भौतिक। और परिवर्तन के बाद एक बार जो बदल जाए वो वापस नहीं मिलता है तो क्या है फ्रेंड? रासायनिक परिवर्तन। अब इसको हम लोग फ्रेंड डिटेल में समझते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर इस एग्जाम्पल को अगर देख लेते हैं फ्रेंड, अगर आपको इसमें अच्छा पकड़ है, इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो फ्रेंड अगर भौतिक और रासायनिक से क्वेश्चन पूछेगा भी तो बस इतना ही से पूछेगा, इससे ज़्यादा रेलवे क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है। आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड तो इन्हीं एग्जाम्पल्स को बार बार रिपीट किया गया प्रीवियस ईयर में। आप अगर नहीं देखे हैं तो प्रीवियस ईयर पलटिए, जैसे बहुत सारा बुक आ चुका है, जैसे प्लेटफॉर्म का और युवा का, ऐसे बहुत सारा फ्रेंड, उसमें आप देखिएगा कि प्रीवियस ईयर में यही सब क्वेश्चन को पूछा गया है। अब यहाँ पे फ्रेंड भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन क्या है फ्रेंड? जो ही बताएं, मिल जाए वो भौतिक और ना मिले वो रासायनिक। तो फ्रेंड यहाँ भौतिक परिवर्तन क्या है? ये हमको वापस मिल जाता है, एक बार परिवर्तन हो गया और अब हम जैसे कि पानी से बर्फ बन गया तो फिर से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको फिर से हम लोग पानी बना सकते हैं। तो क्या है फ्रेंड? यह एक प्रकार का अस्थायी परिवर्तन है। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन फ्रेंड, पिछले बार का ग्रुप डी का क्वेश्चन था कि इस पे पूछा गया था कि रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन में था स्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन, तो इसमें से जो करेक्ट होगा उसको करना था। यहाँ पे भौतिक परिवर्तन फ्रेंड क्या है? तो भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी मतलब फ्रेंड ये एक टेम्पररी परिवर्तन है, इसको फिर से लाया जा सकता है अपने फॉर्म में। तो भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। अब यहाँ पर रासायनिक फ्रेंड है, रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन फ्रेंड एक अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी परिवर्तन मतलब परमानेंट परिवर्तन है। एक बार अगर रिएक्शन होकर के परिवर्तन हो गया, दूध से दही बन गया तो फिर से दही से दूध नहीं बन सकता है। तो दूध से दही बनना भी क्या है फ्रेंड? रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या है फ्रेंड? एक अस्थायी परिवर्तन, ये एक परमानेंट परिवर्तन है।
अब फ्रेंड इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इसको आप पूरा बुक में भी दिया हुआ है फ्रेंड इसका एग्जांपल। जैसे आप अगर स्पीडी पढ़िएगा तो फर्स्ट पेज में दिया हुआ है, फिर 5th पेज में, 7th पेज में, इस तरह कर करके घुमा घुमा करके दिया हुआ है, जिससे आप कंफ्यूज हो जाइएगा, आपको पता नहीं चलेगा कहाँ हम रासायनिक पढ़े कहाँ भौतिक पढ़े। इसलिए एक जगह क्या किया है फ्रेंड, इसको पूरा हम सरिया के लिख दिए हैं। अगर आप इसको देखिएगा, अगर एक नज़र में देख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो ये आपको याद हो जाएगा, एकदम एक जगह है। अगर क्वेश्चन पूछेगा भी तो इन्हीं एग्जाम्पल से पूछ सकता है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड, भौतिक परिवर्तन तो आप जान गए यहाँ पे कि यह एक अस्थायी परिवर्तन है। अब इसके एग्जाम्पल है फ्रेंड कि CO2 से सूखी बर्फ बनना। CO2 को फ्रेंड हम लोग शुष्क बर्फ भी बोलते हैं। तो CO2 से अगर सूखी बर्फ बन गया तो फिर से इस बर्फ को हम लोग CO2 प्राप्त कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या है फ्रेंड, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, इसको अच्छा से याद रखिएगा। क्या है कि उलझन वाला टाइप का है कि CO2 से सूखी बर्फ बनना कैसा परिवर्तन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कैसा परिवर्तन है फ्रेंड, भौतिक परिवर्तन। अब है फ्रेंड यहाँ पे मोम का पिघलना। मोम का पिघलना और मोम का जलना दोनों अलग अलग चीज़ है फ्रेंड। मोम का पिघलना आप यहाँ पे देखिएगा कि भौतिक परिवर्तन है, जबकि मोम का जलना यहाँ पे क्या है फ्रेंड, मोमबत्ती का जलना यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन है। अब मोमबत्ती का पिघलना और जलना में अंतर क्या चीज़ है, तो मोम का पिघलना मतलब फ्रेंड आप देखिएगा कि पिघल पिघल के नीचे फिर से वाइट वाइट क्या होता है। अगर आप मोमबत्ती को जलाएं, जैसे कि मोमबत्ती है, आप इसको जलाएं तो ये नीचे से जलते जलते मोम नीचे आ जाता है। यानी उसको अगर फिर से उस एक रस्सी से बना के उसको बना दिया जाए तो फिर से जल जाएगा। तो फ्रेंड वो क्या है, मोम का पिघलना, उससे हम लोग फिर से मोम प्राप्त कर सकते हैं। तो मोम का पिघलना क्या है फ्रेंड, एक भौतिक परिवर्तन है। लेकिन मोम का जलना, अगर वो पूरा तरह से जल गया, उसको किसी चीज़ से जला दिए पूरा तरह से, तो क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन, वो फिर से हमको नहीं मिल सकता है। अब यहाँ पे भौतिक परिवर्तन में फिर से देखिए फ्रेंड कि पानी से बर्फ बनना। अभी मैं एग्जांपल बताया था कि पानी से बर्फ बनना, फिर बर्फ से पानी बन जाएगा, ये एकदम सिंपल है। अभी ये भी सिंपल है फ्रेंड। देखिए यहाँ पे चीनी या नमक का पानी में मिश्रण। तो चीनी या नमक को हम लोग अगर घोल दिए पानी में फ्रेंड, तो फिर से अगर उसका पानी को उसको वाष्प बना करके अगर उसको ख़त्म कर दिया जाए तो फिर से वो चीनी या नमक है तो नमक मिल जाएगा हमको। तो चीनी या नमक का मिश्रण, पानी में मिश्रण क्या हो जाएगा फ्रेंड, भौतिक परिवर्तन। अब यहाँ पे फ्रेंड कपूर का जलना। कपूर का जलना क्या है फ्रेंड, भौतिक परिवर्तन। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, कपूर का जलना। आप सोचिए कि कपूर जल गया है, कपूर का जलना क्या, कौन परिवर्तन हो सकता है, रासायनिक परिवर्तन। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड, कपूर का जलना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कपूर का जलना भौतिक परिवर्तन है। इसको अच्छा से एकदम फ्रेंड, कपूर का जलना भौतिक परिवर्तन है। जो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड उसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको सुन के भी याद हो जाए। कपूर का जलना क्या है फ्रेंड, भौतिक परिवर्तन है। अब यहाँ पे फ्रेंड अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटय। अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटय, इसको भी आप याद रखिएगा फ्रेंड। ये भी क्या है, आपको कौन कौन मेनली याद रखना फ्रेंड, CO2 से सूखी बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन, कपूर का जलना भौतिक परिवर्तन, अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन भौतिक परिवर्तन। अब लोहे का चुंबकीयकरण। तो लोहे का चुंबकीयकरण जनरली आपको याद होगा, लोहा में अगर उसको चुंबक बनाना होता है तो एक प्रोसेस होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में अगर टाइम मिलेगा, अगर ज़्यादा डीप में पढ़ने का तो फ्रेंड उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि लोहे को कैसे चुंबकीकृत किया जाता है। तो एक बार अगर लोहे को चुंबक बना दिए फ्रेंड तो कुछ दिन बाद उसको फिर से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, चुंबक से उसको लोहा हम लोग बना सकते हैं। वो अपना चुंबकत्व का गुण को खो देता है पटकने से या गर्म करने से, तो इससे हम लोग फिर से उसको लोहा प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपल याद रखिए फ्रेंड कि लोहे का चुंबकीयकरण क्या है फ्रेंड, भौतिक परिवर्तन। तो आपको इसमें मेनली जो याद होगा वो तो याद होगा ही फ्रेंड, लेकिन आपको जो याद रखना है वो बस इसमें से 2 ही 3 पॉइंट को याद रखना है।
जैसे CO2 से बर्फ का बनना भौतिक परिवर्तन, मोम का पिघलना, फिर कपूर का जलना, अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन और लोहे का चुंबकीयकरण। बस ये 4-5 पॉइंट फ्रेंड आप याद रखिए, ये सब किसका है? भौतिक परिवर्तन। अब यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन है फ्रेंड। रासायनिक परिवर्तन मैं बताया फ्रेंड कि जो नाम मिले वो रासायनिक परिवर्तन। एक बार अगर परिवर्तन हो गया फ्रेंड तो ये फिर वापस नहीं मिलेगा। जैसे दूध से दही बनना, देखिए यहाँ पे अभी है लिखा हुआ फ्रेंड कि दूध से दही बनना कैसा है फ्रेंड? रासायनिक परिवर्तन। एक बार अगर दही बन गया तो फिर ही वापस दूध नहीं बन सकता। ये तो सिंपल है फ्रेंड। अब यहाँ पे लकड़ी का जलना, लकड़ी जल गया तो फिर से लकड़ी नहीं बनेगा। खाने का पचना, खाना जिस फॉर्म में है वो पच गया तो फिर से वो वापस नहीं आ सकता, वो फिर से खाना नहीं बन सकता है। अब यहाँ पे है फ्रेंड मक्खन का खट्टा होना। तो मक्खन एक बार अगर खट्टा हो जाएगा फ्रेंड तो फिर से उसको वापस ठीक नहीं किया जा सकता है। और रासायनिक परिवर्तन कैसा परिवर्तन है फ्रेंड? एक अस्थाई परिवर्तन है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। पिछले बार का ग्रुप डी का क्वेश्चन था कि रासायनिक परिवर्तन एक कैसा परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन एक अस्थाई परिवर्तन है और भौतिक परिवर्तन एक अस्थाई परिवर्तन है। अब यहाँ पे फ्रेंड लोहे पर जंग लगना। सबसे पहले फ्रेंड इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोहे पर जंग लगना कौन सा अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण है। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण। अवकरण को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे फ्रेंड आगे चल के। जस्ट इसके नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण है। अब ऑक्सीकरण अवकरण इसमें आकर के मामला फंस जाता है। तो जहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर कोई अभिक्रिया हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड? ऑक्सीकरण। तो लोहे पर जंग लगना क्या है फ्रेंड? रासायनिक परिवर्तन। इसको तो मैं बता दिया, दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन। अब ये जो पॉइंट है फ्रेंड एकदम आप इसको VVI महा VVI इसको आप कर सकते हैं कि फास्फोरस का केरोसिन तेल में डालना। फास्फोरस को फ्रेंड एक बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होता है जो क्या होता है फ्रेंड? इसको ये हवा की उपस्थिति में आएगा तो ये अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में आएगा तो इसमें आग पकड़ लेगा। इसलिए फास्फोरस को किस में रखा जाता है फ्रेंड? केरोसिन का तेल में इसको रखा जाता है। तो ये कैसा परिवर्तन है फ्रेंड? रासायनिक परिवर्तन। अब यहाँ पे सोडियम को पानी में डालना। ये दो क्वेश्चन में फ्रेंड आपको बहुत ज्यादा फंसाया जाता है। एक तो ये अभिक्रिया वाला पूछेगा कि सोडियम को पानी में डालना क्या है, तो सोडियम को पानी में डालना रासायनिक परिवर्तन। लेकिन आपको इस दोनों में भी फंसाया जा सकता है। जैसे फास्फोरस को डैश में रखा जाता है, वहाँ पे ऑप्शन है पानी भी रहेगा, केरोसिन तेल भी रहेगा। अब आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि फास्फोरस पढ़े थे केरोसिन तेल में कि सोडियम पढ़े थे केरोसिन तेल में। तो यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए फ्रेंड, फास्फोरस को केरोसिन का तेल में रखा जाता है और सोडियम को पानी में रखा जाता है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है फ्रेंड कि फास्फोरस को, यहाँ पे फास्फोरस फ्रेंड ऑक्सीजन का प्रेजेंस में जैसे ही आएगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड? उसमें आग पकड़ लेगा। और यहाँ सोडियम को ही पानी में रखा जाता है फ्रेंड। लेकिन ये ऑक्सीजन का प्रेजेंस में आने पे आग नहीं पकड़ता है, ये हवा का प्रेजेंस में आने पे आग पकड़ता है। अगर ये ऑक्सीजन का प्रेजेंस में आने पे आग पकड़ता फ्रेंड तो इसको हम लोग H2O में रखते। तो हम लोग H2O जानते हैं, पानी को बोलते हैं H2O। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 मोल और ऑक्सीजन का 1 मोल होता है, तो पानी में भी आग पकड़ लेता। लेकिन फास्फोरस को अगर हम लोग पानी में रखेंगे तो वहाँ ऑक्सीजन है, तो फास्फोरस पानी में भी आग पकड़ लेगा। इसका यूज कभी कभी जादूगर लोग जैसे करता है, बोल देगा पानी छीट देगा, बोलेगा कि आग लग गया। तो फ्रेंड वहाँ पे फास्फोरस का यूज में लेता है। फास्फोरस को निकाल करके जैसे ही वो उसको पानी का प्रेजेंस में लाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड? वो आग पकड़ लेगा। तो फ्रेंड इसको आप ध्यान में रखिए, फास्फोरस का केरोसिन तेल में डालना रासायनिक परिवर्तन, और सोडियम का पानी में डालना ये भी रासायनिक परिवर्तन।
अब यहाँ पे फ्रेंड प्लेटिनम तार का जलना। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड प्लेटिनम तार का जलना। जनरली फ्रेंड जलना कुछ भी बोले ना तो सब रासायनिक परिवर्तन है। कुछ भी चीज जल के खत्म हो गया तो रासायनिक परिवर्तन। लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, इसको अपवाद में याद रखिएगा कि कपूर का जलना भौतिक परिवर्तन है। क्या है फ्रेंड? कपूर का जलना भौतिक परिवर्तन है। लेकिन एगो इसको बस आपको बस एक्सेप्शन में याद रखना है, बाकी बात जितना जल ना बोले सब रासायनिक परिवर्तन। प्लेटिनम का जलना रासायनिक परिवर्तन, लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन। बस खाली एक ही को याद रखना है, जलना कपूर का जलना वो है भौतिक परिवर्तन। अब यहाँ पे है फ्रेंड कि पदार्थ का किण्वन। पदार्थ का किण्वन, तो पदार्थ का किण्वन क्या होता है फ्रेंड? पदार्थ का किण्वन रासायनिक परिवर्तन है। इसको हम लोग डीप में पढ़ेंगे फ्रेंड कि किण्वन क्या होता है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ब्रेड कैसे बनाया जाता है, ईस्ट का किण्वन करा के किस तरह से ब्रेड बनता है, उसमें हम लोग किण्वन को डीप में पढ़ेंगे। ऐसे आप यहाँ पे जनरली याद रखिए कि किण्वन, पदार्थ का किण्वन कैसा है फ्रेंड? तो पदार्थ का किण्वन रासायनिक परिवर्तन है। फ्रेंड ये सब टॉपिक आपका बुक में भी होगा, आपका ये सब बुक में भी होगा। जैसे स्पीडी सब अंधाधुंध रटा जाता है, स्टूडेंट द्वारा बहुत ज़्यादा रटा जाता है। तो फ्रेंड आप देखिए कि सब होगा लेकिन वो एक जगह नहीं होगा, और उसको कैसे पढ़ना है फ्रेंड ये आपको जनरली पता नहीं होगा। तो इसको मैं एक जगह आपको कर दिया हूँ फ्रेंड। अगर क्वेश्चन कभी आएगा भी पदार्थों में होने वाले परिवर्तन से, यानी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से, तो क्वेश्चन इसी में से आएगा। तो फ्रेंड अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें देखेंगे लोहा पर जंग लगना, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अलग अलग जगह बुक में दिया हुआ है। उसको मैं एक जगह एकदम सजा करके लिख दिया हूँ, जो आपको याद करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा। तो फ्रेंड अब यहाँ पे देखिए लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना का चीज है फ्रेंड? लोहे पर जंग लगना है फ्रेंड कि लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। ये कैसा है फ्रेंड? लोहे पर जंग लगना पीछे भी हम लोग पढ़े कि ये रासायनिक परिवर्तन। एक बार जंग लग गया तो फिर वापस लोहा उसी रूप में नहीं मिल सकता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, जो बुक में इधर उधर करके दिया हुआ होता है, लेकिन मैं एक जगह इसको कर दिया हूँ। अगर लोहे पे जंग लगना से अगर क्वेश्चन पूछा तो इतना ही में से पूछेगा, और कोई क्वेश्चन बनने का कारण ही नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, लोहे पर जंग लगना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगने का कारण है फ्रेंड ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति। क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड कि लोहे पर जंग लगता है किस कारण से, उसमें क्या क्या उपस्थित होना चाहिए? तो फ्रेंड उसमें ऑक्सीजन भी होना चाहिए और नमी भी होना चाहिए। ऑप्शन में केवल नमी रहेगा तो ये कंफ्यूजिंग पॉइंट बन जाता है फ्रेंड कि अगर केवल नमी रहेगा तो नमी में जंग लग जाए, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है फ्रेंड। अगर उसको नमी दे दिया जाए तो जंग नहीं लगेगा, उसके साथ में उसको ऑक्सीजन भी चाहिए। तो लोहे पर जंग ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में लगता है। अब फ्रेंड यहाँ पे इसको एकदम VVI कर लीजिए फ्रेंड कि लोहे पर जंग लगने से भार बढ़ जाता है। दिमाग में आता है फ्रेंड कि इसका भार घट जाएगा अगर लोहा में जंग लगेगा तो, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड। लोहा में अगर जंग लग गया तो उसको लोहा टीना वाला पास बेच दीजिएगा तो उसका भार क्या होगा? बढ़ा हुआ होगा फ्रेंड। तो लोहे पर जंग लगना क्या है फ्रेंड? लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है, यानी जितना केजी आप खरीदे हैं तो उससे ज़्यादा हो जाएगा अगर उसमें जंग लग जाएगा तो। लेकिन उसका फ्रेंड आयु घट जाएगा। ला करके चुपचाप रख ले हैं तो जंग लगते लगते सड़ के ख़त्म हो जाएगा। उसका भार तो पहले इंक्रीज करेगा लेकिन उसका आयु घट जाएगा, वो खोखला हो जाएगा फ्रेंड। उस तरह से उसमें भारीपन नहीं रहेगा, मतलब उसका आयु घट जाएगा, मजबूती घट जाएगा लेकिन उसका भार बढ़ जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड अब यहाँ पे है कि लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए क्या किया जाता है फ्रेंड? पेंट किया जाता है।
सिंपल समझिए पेंट किया जाता है। पेंट एक तरह से बोल सकते हैं कि वो जस्ते का होता है। तो लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए जस्ते का लेपन किया जाता है, जिस प्रोसेस को जस्तीकरण बोलते हैं। तो हिंदी में तो याद है फ्रेंड कि उसको जस्तीकरण कहते हैं, लेकिन उसको इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। आजकल क्वेश्चन पूछने के एक नया ट्रेंडिंग आ गया है कि इंग्लिश वर्ड को हिंदी लिख देगा। यहाँ गैल्वेनाइजेशन लिखा हुआ है, हिंदी में इसे लिख देगा गैल्वेनाइजेशन। अब आप तो पढ़ के गए हैं जस्तीकरण, अब सोच रहे हैं कि हिंदी एगो ऑप्शन में रहबे करेगा, लेकिन यहाँ पे अब ट्रेंड बढ़ गया फ्रेंड, इंग्लिश को ही हिंदी करके लिख देगा और यहाँ पे बोल देगा गैल्वेनाइजेशन, और आप पूरा ऑप्शन में हिंदी में खोजते रह जाइएगा जस्तीकरण जस्तीकरण, ऑप्शन में रहबे नहीं करेगा। तो इसको क्या करेंगे फ्रेंड, गैल्वेनाइजेशन। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए जस्ता का एक लेपन किया जाता है, जिसको जस्तीकरण बोलते हैं, या इंग्लिश में उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। अब फ्रेंड यहाँ पे 2-3 पॉइंट बोल रहा हूँ, उसको आप वर्बली याद रखिए, या तो मैं लिख भी देता हूँ कि लकड़ी को कीड़ा मकोड़ा से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। इसको आप याद रखिए फ्रेंड। पॉइंट आ गया है तो मैं यहीं पे बता देता हूँ कि लकड़ी को कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए ZnCl2, इसका फॉर्मूला याद रखिए फ्रेंड, ZnCl2, इसको बोलते हैं हम लोग जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। तो इसको आप याद रखिए फ्रेंड, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा VVI पॉइंट है, इसलिए मैं यहीं पे इसको डिस्कस कर दिया कि लकड़ी को कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। अब यहाँ पे जिंक बार बार आ रहा है फ्रेंड, तो वो एग्जाम में इस बार का बहुत ट्रेंड क्वेश्चन था, उसको आप देख लीजिए। इस बार बहुत ज़्यादा इस सेट में पूछा गया था कि जस्ते की कमी से, यानी कि जिंक की कमी से धान में खैरा रोग होता है। बेसिकली इसको जब हम लोग बायो पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इन्वायरमेंटल में भी इसको पूछ सकते हैं। उसको खैरा रोग होता है। कि 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट था फ्रेंड, जो इस बार का रेलवे ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जस्ते की कमी से धान में खैरा रोग होता है, और लकड़ी को कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। तो फ्रेंड अगर आपको इतना पॉइंट है पकड़ है, तो आपको अगर रासायनिक भौतिक परिवर्तन से पूछा क्वेश्चन तो जितना बताएं इसी में से पूछेगा, और अगर लोहे का जंग लगना से पूछा तो इतना ही में से पूछेगा खासकर। और इस 2 पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, लकड़ी को कीड़ा मकोड़ा से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है, और जस्ते की कमी से धान में खैरा रोग होता है। और लोहे पे जंग लगना ही कैसा अभिक्रिया फ्रेंड, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि ऑक्सीजन और नमी दोनों का उपस्थिति में ही होता है। तो इसको भी याद रखिए फ्रेंड, लोहे पे जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऐसे मैं एक जगह आपको डाटा दूंगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, अवकरण अभिक्रिया क्या है, जहाँ एक जगह मैं इसी तरह सरिया कर लिख दिया हूँ। आप अगर आप उसको पढ़ लिए तो समझिए ऑक्सीकरण अवकरण का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एग्जाम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट बनता है ऑक्सीकरण अवकरण। तो फ्रेंड आज का सेशन हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम लोग फिर मिलेंगे। फिजिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, नया नहीं फ्रेंड, उसी का हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, यूनिट डायमेंशन का।
आज की मस्ती के लिए यहीं पे इस पार्ट को हम लोग और नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड ठीक है, गुड बाय, जुड़ने के लिए धन्यवाद।